झारखंड सामान्य ज्ञान को हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। आज हमारा 22वां दिन है। इसके पहले हमने 21 दिनों को कवर करा है। टोटल 30 दिनों का ये सीरीज है और इसके बाद हम झारखंड सामान्य ज्ञान को लगभग पूरी तरह से कवर कर लेंगे। आज झारखंड की कला एवं संस्कृति में कौन से टॉपिक को हम देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज झारखंड के सदान से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने झारखंड की जनजातियों को पूरा कवर कर लिया है, आप उसे देख लेंगे और उसके बाद जब आप एमसीक्यू लगाएंगे तो आपसे सारे के सारे एमसीक्यू होंगे। तो देखिए, झारखंड के सदान को जब देखते हैं तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से किसे सदान कहा जाता है? इनमें से किसे सदान कहा जाता है? क्या झारखंड के मूल जनजाति को, झारखंड के गैर जनजातीय निवासी को? तो याद रखिएगा, झारखंड के गैर जनजातीय निवासी को झारखंड के सदान कहा जाता है। झारखंड का सदान किसे कहा जाता है? तो झारखंड के गैर जनजातीय निवासी को। ठीक है। झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों के द्वारा क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दीकू कहा जाता है। झारखंड के बाहर से आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों के द्वारा दीकू कहा जाता है। झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है? तो याद रखिएगा, चीकबड़ाई, करमाली, किसान, ये सारी की सारी जनजातियां अपने आप को सदान मानती है। याद रखिएगा, झारखंड की चीक बड़ाई, करमाली, किसान, ये सभी की सभी जनजातियां अपने आप को सदान मानती है। सदानों की भाषा को क्या कहा जाता है? सदानों की भाषा को सदानी या फिर सादरी दोनों कहा जाता है। सदानों की भाषा को सादरी या फिर सदानी दोनों कहा जाता है। याद रखिएगा, सदानों की भाषा। झारखंड के सदान इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो झारखंड के सदान खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, ये सभी बोलते हैं। झारखंड के सदान खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, ये सभी भाषा बोलते हैं। और झारखंड के सदानों की भाषा अगर बोली जाए तो सदानी या फिर सादरी कही जाती है। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की हिस्सा लगभग 60% है। याद रखिएगा, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का हिस्सा लगभग 60% है। कितना? 60% है। झारखंड के बारे में, झारखंड के सदानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, हमने झारखंड के सदानों से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो झारखंड के सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सदानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। सदानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। सदानों का मुख्य भोजन चावल, मक्का, दलहन इत्यादि है। सदानों का मुख्य भोजन चावल, मक्का, दलहन इत्यादि है। सदानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है और प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य हैं। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा इस बात को। तो हम लोगों ने क्या देखा? झारखंड के सदानों से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं। देखिए, जातिगत दृष्टि से सदानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? जातिगत दृष्टि से सदानों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में? जातिगत दृष्टि से सदानों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए, कहा जाता है इनमें से कौन से सदान है जो झारखंड में, सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं? देखिए, कौन से सदान है जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं? तो याद रखिएगा, बड़ाइक है, देसावली है, रौतिया है, ये सभी के सभी सदान जो हैं वो झारखंड में ही निवास करते हैं। देखिए, अभी आपने ऊपर में देखा कि जातिगत दृष्टि से सदानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो नीचे में क्वेश्चन देखे कि बताइए सदान कौन से हैं जो झारखंड में ही रहते हैं, तो याद रखिएगा, जातिगत दृष्टि से जो सदानों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक भाग में रखा जाता है ऐसे सदानों को जो झारखंड में भी रहते हैं। ठीक है, जो झारखंड में भी हैं और देश के अन्य हिस्सों में भी इनका निवास है। याद रखिएगा, जो झारखंड में भी है और देश के अन्य हिस्सों में भी इनका निवास है। तो एक प्रकार के सदान ये हो गए। दूसरे प्रकार के सदान वैसे हैं जो केवल झारखंड में ही उनका निवास स्थान है, केवल झारखंड में ही निवास स्थान है, देश के अन्य हिस्सों में वो निवास नहीं करते हैं। तो ये 2 प्रकार के सदान हैं, जिसमें कि अगर कहा जाए कि झारखंड में भी है और देश के अन्य हिस्सों में भी है, जैसे कि आप जानते होंगे राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, बनिया, सोनार, ठाकुर, ये सब आपको बिहार में भी मिलेगा, या आपको महाराष्ट्र में भी मिलेगा, या आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा और झारखंड में भी है। लेकिन झारखंड के ऐसे सदान जो केवल झारखंड में ही हैं, जैसे कि बड़ाइक है, देसावली है,
प्रामाणिक है, भुइयाँ है, रौतिया है, धानु, गोड़ाई, ये सब। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड जो दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। बड़ाई, देसावली, रौतिया, ये झारखंड के सदान है जो कि झारखंड में ही निवास करते हैं। कौन से ऐसे सदान हैं जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं? तो अभी हमने देखा बनिया है, सोनार है, कुर्मी है, ये सभी के सभी सदान झारखंड में भी हैं और झारखंड के अन्य हिस्सों में भी, सॉरी, देश के अन्य हिस्सों में भी पाए जाते हैं। अच्छा, सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सदानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सदान पर जैन धर्म का प्रभाव मिलता है, बिल्कुल सही बात है। सदानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। सदान लोग सूर्य व वंशा के उपासक हैं। कुछ सदानों पर वैष्णव परंपरा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। सदान लोग चेचक व हैजा जैसी बीमारियों से बचने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? तो याद रखिएगा, सदान लोग शीतला माता की पूजा करते हैं। हैजा या फिर चेचक जैसी बीमारियों से बचने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं। यहाँ पर ये एक कहा जा रहा है कि अंधविश्वास है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ये केवल भगवान से जोड़ करके इसीलिए रखा जाता है ताकि लोग उसका थोड़ा सा उससे दूरी बना करके रखें। ठीक है, उसका आदर सत्कार करने के बहाने उसका नीम का पत्तों से झाड़ा जाता है, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सदान लोग चेचक व हैजा जैसी बीमारियों से बचने के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं। कहा जा रहा है सदानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सदानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सदान लोग भूत प्रेत तथा ऊर्जा में विश्वास करते हैं। सदानों की शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ तथा ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण परिलक्षित होते हैं। सदानों की शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ तथा ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण परिलक्षित होते हैं। सदानों का रंग गोरा, सांवला, काला तीनों होता है। तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। क्या? तीनों सही हो जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है सदानों के बारे में, जो सदानों के बारे में इन कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं। सदान लोग पहनावे में मुख्यतः धोती, कुर्ता व गमछा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सदान लोग पहनावे में धोती, कुर्ता, तो बिल्कुल सही बात है, करते हैं। सदानों का प्रमुख आभूषण बुलाक, पोला, कंगन इत्यादि है। क्या? बुलाक, पोला, कंगन इत्यादि है। ठीक है, और इसके बाद देखिए, सदान लोग मिट्टी के बर्तन जैसे कि हड़िया, चूका, गगरी, इस सब का प्रयोग करते हैं। सदान लोग पीतल तथा कांसा के बर्तन को समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, समृद्धि का द्योतक मानते हैं। बिल्कुल सही, तो सभी सही हो जाएगा। क्या? सभी सही। देखिए, सदानों के बारे में नीचे दिएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ कहा जा रहा है सदानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, सदानों का समाज पितृसत्तात्मक होता है। याद रखिएगा, सदानों का समाज जो होता है वो पितृसत्तात्मक होता है, न कि मातृसत्तात्मक। ठीक है, तो ये वाला जो है गलत है। ठीक है, सदानों का परिवार मातृसत्तात्मक ना होकर पितृसत्तात्मक होता है। सदानों में मातृ तथा पितृकुल में विवाह वर्जित होता है। बिल्कुल सही बात है। सदानों में मातृकुल तथा पितृकुल में, यानी कि चचेरा, ममेरा में जो है विवाह नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सदानों के गांव में अखड़ा में किसी समारोह के अवसर पर युवतियों के द्वारा सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? झारखंड के सदान देखे। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे झारखंड में जनजातियों के वस्त्र, आभूषण और खान पान। झारखंड में जनजातियों के वस्त्र, आभूषण तथा खान पान। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा संथाली जनजाति में प्रचलित वस्त्र है? संथाली जनजाति में प्रचलित वस्त्र कौन सा है? तो देखिए, संथाली जनजाति में, याद रखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनना है आपको केवल। ठीक है, संथाल जनजाति में कुपनी, कांचा, दहड़ी, कुपनी, कांचा, दहड़ी, ये सभी वस्त्र प्रचलित हैं। संथाली जनजाति में कुपनी, कांचा, दहड़ी, कुपनी, कांचा, दहड़ी। ठीक है, ये सब और भी है कुछ, जैसे कि लुंगी है, पाटका है, लेकिन ये याद रख लीजिएगा, कुपनी, दहड़ी, कांचा, ये सब जो है संथाल जनजाति में प्रचलित वस्त्र हैं। संथालों के द्वारा प्रातःकाल दिए जाने वाले जलपान को क्या कहा जाता है? तो संथालों के द्वारा प्रातःकाल दिए जाने वाले जलपान को वास क्या कहा जाता है? क्या? वास क्या कहा जाता है? दोपहर के भोजन को माजवान कहा जाता है। क्या? दोपहर के भोजन को माजवान कहा जाता है। और कदोक कहा जाता है रात के भोजन को। क्या? कदोक कहा जाता है रात के भोजन को। कदोक क्या कहा जाता है? रात के भोजन को। याद रखिएगा, संथालों के द्वारा जो सवेरे सवेरे जो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं वो होता है इन लोग का वास्क्या। क्या? वास्क्या कहते हैं। दोपहर के समय जो हम लोग लंच करते हैं, जो हम लोग लंच या फिर दोपहर का खाना जो कहते हैं, वो माजवान
कहते हैं संथाल लोग, और रात के खाने को कदुक कहा जाता है। यहाँ पर आप उरू देख रहे होंगे, संथाल लोग उरू में भात को कहते हैं, क्या? भात को। संथालों द्वारा दोपहर को भोजन को माजवान कहते हैं, रात को दिए जाने वाले भोजन को कदुक कहा जाता है, क्या? कदुक कहा जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है संथाल जनजाति में दाल भात को किस नाम से जाना जाता है? तो दाल भात को दाका उरू नाम से जाना जाता है। उरू भात दाल दाका, ठीक है, तो दाल भात को दाका उरू नाम से जाना जाता है, दाल भात दाका उरू। आर्थिक रूप से कमजोर संथालों का मुख्य भोजन क्या है? तो आर्थिक रूप से कमजोर संथालों का मुख्य भोजन मक्के की दलिया है, क्या है? मक्के की दलिया है, याद रख लीजिएगा, मक्के की दलिया। आर्थिक रूप से कमजोर संथालों के द्वारा प्रयुक्त मक्के की दलिया को क्या कहा जाता है? तो मक्के की दलिया को कहा जाता है जोंडरा दाका। जोंडरा, जोंडरा मतलब जनरा मतलब आप लोग जानते होंगे मकई, और दाका तो दाल ही है, तो मक्के की दलिया को जोंडरा दाका कहा जाता है, क्या? जोंडरा दाका कहा जाता है। संथालों में प्रचलित हड़िया बनाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? संथालों में प्रचलित हड़िया बनाने के लिए देखिए चावल, महुआ और सॉरी मडवा और ये कोदो, ये सब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा चावल, मडवा, कोदो, इन सब से हड़िया बनाया जाता है, ठीक है, संथाल के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र क्या है? तो उरांव जनजाति के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र जो है वो आपका तोलोंग है, क्या? तोलोंग, याद रखिएगा, शरीर के ऊपरी भाग में पुरुष के वस्त्र जो एक तोलोंग है, दुपट्टा होता है, ठीक है, तोलोंग दुपट्टा शरीर के ऊपरी भाग पर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये उरांव जनजाति की बात हो रही है, किसकी? उरांव जनजाति की। उरांव जनजाति में प्रचलित क्रिया है, क्या है? प्रचलित क्रिया क्या है? तो देखिए उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा सामान्यतः घर में पहना जाने वाला वस्त्र, उरांव जनजाति में सामान्यतः महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जो है, देखिए तो ये महिला के द्वारा सामान्यतः घर में पहना जाने वाला वस्त्र एक तरह से कहा जा सकता है, जैसे आपने सुना होगा परेया के बारे में, ठीक है, तो परेया यहाँ पर यह भी कहा जाता है महिलाओं का वस्त्र, किसी त्योहार के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र क्या होता है? महिलाओं का, याद रखिएगा, परेया कहा जाता है, क्या? परेया। और पुरुषों के द्वारा सामान्यतः घर में पहना जाने वाला वस्त्र जैसे कि तोलोंग, दुपट्टा, ये सब तो हमने देखा। और त्योहार के अवसर पर, याद रखिएगा, पुरुषों के द्वारा त्योहार के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र क्या होता है? करेया होता है। पुरुषों के द्वारा त्योहार के समय, पर्व त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र करेया होता है। वैसे भी हमने जनजातियों वाला पाठ में देखा था। उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा किसी त्योहार पर पहना जाने वाला विशेष वस्त्र परेया कहलाता है। करेया क्या है? तो पुरुषों के द्वारा किसी विशेष त्योहार पर पहना जाने वाला वस्त्र। उरांव जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? तो उरांव जनजाति का मुख्य भोजन जो है दाल भात है, वही चीज दाल भात, जैसे कि दाका उरू था संथाल जनजाति का, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है मुंडा जनजाति के पुरुषों के द्वारा शरीर के निचले भाग में पहना जाने वाला वस्त्र क्या है? तो मुंडा जनजाति के द्वारा, याद रखिएगा, मुंडा बटोई, क्या? मुंडा बटोई। तो मुंडा जनजाति के द्वारा शरीर के निचले भाग पर पहने जाने वाले वस्त्र को बटोई कहा जाता है, क्या? बटोई कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, मुंडा जनजाति के द्वारा शरीर के निचले भाग पर पहने जाने वाले वस्त्र को बटोई कहा जाता है। मुंडा जनजाति में प्रचलित वस्त्रों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रचलित वस्त्रों के बारे में तो याद रखिएगा कौन सा कथन सत्य भाई? तो देखिए इस जनजाति के युवकों के द्वारा कमर में कमरधनी लपेटा जाता है, याद रखिएगा, मुंडा जनजाति के युवकों के द्वारा कमर में कमरधनी लपेटा जाता है। इस जनजाति यानी कि मुंडा जनजाति के वृद्धों बुजुर्गों के द्वारा भगवा का प्रयोग किया जाता है। भगवा क्या होता है? वृद्धों, याद रख लीजिएगा, मुंडा जनजाति में बुजुर्गों के द्वारा प्रयुक्त किया गया जो वस्त्र होता है वो भगवा कहलाता है। और इस जनजाति में ठंड से बचने के लिए प्रयुक्त कंबल को कमरा कहा जाता है, क्या? इस जनजाति में यानी कि मुंडा जनजाति में ठंड में बचने के लिए प्रयुक्त जो प्रयोग में लाया जाता है कंबल, उसे कमरा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मुंडा जनजाति चमड़ा से बनाकर पैरों में पहना जाता है, तो क्या भाई? तो याद रखिएगा खरपा, क्या? खरपा, ठीक है, चमड़े से बनाया जाता है खरपा, जैसे एक चप्पल टाइप होता है, तो खरपा चमड़े से बनाया जाता है और पैरों में इसे पहना जाता है, खरपा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए मुंडा जनजाति की महिलाओं के द्वारा साड़ी की तरह प्रयोग में लाई जाने वाली वस्त्र क्या कहलाती है? तो मुंडा जनजाति के द्वारा साड़ी की तरह तो इसे परिया कहा जाता है। परिया, क्या? परिया। परेया याद रखिएगा वो अलग चीज है जो कि हमने उरांव जनजाति में पढ़ा। परिया आप याद रखिएगा मुंडा जनजाति में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मुंडा जनजाति
मुंडा जनजाति की किशोरियों के द्वारा इनमें से किस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है? मुंडा जनजाति के किशोरियों के द्वारा खड़िया खड़िया वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। मुंडा जनजाति के किशोरियों के द्वारा खड़िया जनजाति खड़िया लहंगा ये सब का प्रयोग किया जाता है। क्या? खड़िया लहंगा इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है। तो मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन जो है वो है दाल भात ही है। क्या? दाल भात ही है। देखिए मुंडा जनजाति के में आर्थिक रूप से कमजोर लोग खाने में क्या प्रयोग करते हैं? तो खाने में प्रयोग करते हैं गोंदली, मडवा, मकई ये सब। ठीक है, गोंदली, मडवा, मकई ये सब प्रयोग करते हैं। लेकिन चलिए आगे देखते हैं, मुंडा जनजाति के लोगों को इनमें से किसका सेवन नहीं करते हैं? मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किसका सेवन नहीं करते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो क्या ये मांस का सेवन नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हड़िया का सेवन नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। रानू का सेवन नहीं करते? तो ये सभी के सभी खाने की चीज़ों को, ये मांस, हड़िया पीने का, तो ये सभी के सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। खरवार जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? खरवार जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो खरवार जनजाति के पुरुष धोती, बंडी तथा सिर पर पगड़ी पहनते हैं। खरवार जनजाति के पुरुष धोती, बंडी तथा सिर पर पगड़ी पहनते हैं। खरवार जनजाति के पुरुष धोती, बंडी, सिर पर पगड़ी पहनते हैं। खरवार जनजाति की महिलाएं सामान्यतः साड़ी पहनती हैं। खरवार जनजाति की महिलाएं सामान्यतः साड़ी पहनती हैं। खरवार जनजाति में दोपहर के भोजन को कलेबा कहा जाता है। खरवार जनजाति में दोपहर के भोजन को कलेबा कहा जाता है। याद कीजिएगा, सुनिएगा साथ साथ। खरवार जनजाति के में दोपहर के भोजन को कलेबा कहा जाता है। खरवार जनजाति में सुबह के खाना को क्या कहा जाता है? तो खरवार जनजाति में सुबह के खाना को लुकमा, दोपहर के खाने को कलेबा। ठीक है, और याद रखिएगा रात के भोजन को क्या कहा जाता है? तो रात के भोजन को बियारी कहा जाता है। लुकमा सुबह के भोजन को, कलेबा दोपहर के भोजन को, और बियारी रात के भोजन को। ये देखिए माजवान, अभी हमने देखा था संथाल जनजाति में दोपहर का खाना माजवान। ठीक है, बांस की आग सुबह सवेरे का खाना, बांस की आग सवेरे का खाना, और कदोक जो है रात का खाना, जो कि संथाल जनजाति में देखा। लुकमा सवेरे का खाना, कलोबा रात का खाना, दोपहर का खाना, बियारी रात का खाना, खरवार जनजाति को लेकर के। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है, एक मिनट, चेरो जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कहा जा रहा है चेरो जनजाति के कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए कहा जा रहा है कि इस जनजाति के पुरुष चेरो जनजाति के पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में गंजी व कमीज तथा निचले भाग में धोती पहनते हैं। चेरो जनजाति के पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में गंजी, कमीज तथा निचले भाग में धोती पहनते हैं। बिल्कुल सही बात है। और चेरो जनजाति की महिलाएं शरीर के ऊपरी भाग में झूला तथा साड़ी पहनती है। याद रखिएगा, शरीर के ऊपरी भाग में झूला तथा साड़ी पहनती हैं। तो याद रखिएगा, चेरो जनजाति के पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में गंजी, कमीज तथा निचले भाग में धोती। उसके बाद इसकी महिलाएं शरीर के ऊपरी भाग में झूला तथा साड़ी पहनती हैं। अच्छा, इस जनजाति के बच्चे भगई तथा कमीज पहनते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। चेरो जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? तो चेरो जनजाति का भी प्रमुख भोजन दाल भाती है। देखिए, असुर जनजाति के द्वारा दिन में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? असुर जनजाति के द्वारा दिन में, अभी हमने देखा था जनजातियों वाला जब हमने चैप्टर किया तो उसमें देखा था लोलो घेटू, लोलो घेटू जेमकू दिन के समय का भोजन, दिन के समय का भोजन लोलो घेटू जेमकू, तथा रात का भोजन क्या होता है? तो छोटू जेमकू। क्या? रात का भोजन होता है छोटू जेमकू। याद रखिएगा। अच्छा देखिए, असुर जनजाति के द्वारा रात में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? तो छोटू जेमकू कहा जाता है। क्या? छोटू जेमकू कहा जाता है। चलिए, असुर जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। इस जनजाति के लोग मुर्गा के अलावा भेड़, सुअर तथा हिरन का भी मांस खाते हैं। असुर जनजाति के लोग मुर्गा के अलावा भेड़ सुअर तथा क्या बोलते हैं, सुअर, हिरन का भी मांस खाते हैं। बिल्कुल सही। इस जनजाति में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के द्वारा महुआ, सखुआ के फूल व पत्तों का भी सेवन भोजन के रूप में किया जाता है। अच्छा, असुर जनजाति में ताड़ी व हड़िया के साथ साथ खैनी, हुक्का व तंबाकू का भी सेवन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? क्या? तो असुर जनजाति में हड़िया को बोथा तथा झुरनई भी कहा जाता है। असुर जनजाति में हड़िया को बोथा तथा झुरनई भी कहा जाता है। बोथा तथा झुरनई। असुर जनजाति में दवा के रूप में प्रयुक्त हड़िया को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, बीरो हड़िया कहा जाता है। क्या? असुर जनजाति में दवा के रूप में प्रयोग किया गया हड़िया को बीरो हड़िया कहा जाता है। क्या? बीरो हड़िया कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि असुर जनजाति के लोग सखुआ के पत्ते से निर्मित तंबाकू को क्या कहते हैं? तो सखुआ के पत्ते से निर्मित तंबाकू जो असुर जनजाति बनाते हैं उसे पिक्का कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? पिक्का कहा जाता है। अब हम देखेंगे बेदिया जनजाति के बारे में। बेदिया जनजाति के, इस जनजाति के पुरुषों
का परंपरागत वस्त्र किरिया व कच्छा भगवा है। क्या बेरिया जनजाति के बेदिया जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र किरिया व कच्छा भगवा है। इन जनजाति की महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी व पाचन है। बेदिया जनजाति के पहनावे के बारे में पुरुषों का परंपरागत वस्त्र किरिया व कच्छा भगवा है और महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी व पाचन है। बिरहोर जनजाति के खान पान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बिरहोर जनजाति के खान पान के बारे में तो देखिए कहा जा रहा है कि घुमंतु या उलूथ बिरहोर। देखिए हमने देखा था बिरहोर जनजाति में जो दो तरह के बिरहोर होते हैं जो कि घुमंतु या उलूथ, और एक होता है स्थायी तथा जांगी बिरहोर। ठीक है, तो देखिए घुमंतु या उलूथ बिरहोर जो है मुख्यतः कंदमूल, फल, मांस इत्यादि का सेवन करते हैं। अस्थायी तथा जांगी बिरहोर चावल, दाल, सब्जी आदि का सेवन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए कहा जा रहा है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इन आभूषणों में बाल में प्रयुक्त किए जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो याद रखिएगा उंडू, झीका, खोखरी। क्या उंडू, झीका, खोखरी ये सब बाल में प्रयोग किया जाने वाला आभूषण है झारखंड की जनजातियों में। उंडू, झीका, खोखरी। अच्छा, इनमें से किस आभूषण का प्रयोग जनजातीय पुरुषों के द्वारा बाल में किया जाता है? किस आभूषण का प्रयोग जनजातीय पुरुषों के द्वारा? तो ये देखिए बेरा। देखिए याद रखिएगा बेरा जनजातीय पुरुषों के द्वारा बाल में प्रयोग में लाने जाने वाला जो आभूषण है एक तरह से जनजातियों में, वो बेरा है। याद रखिएगा बेरा पुरुषों के लिए। ठीक है, झारखंड की जनजातियों के द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग सिर में किया जाता है? ठीक है, झारखंड की जनजातियों के द्वारा किस आभूषण का प्रयोग सिर में किया जाता है? तो कलगा, मोरपंख, बंडो पगड़ी, कलगा, मोरपंख ये सभी के सभी झारखंड की जनजातियों के द्वारा आभूषण के रूप में सिर में प्रयोग किया जाता है। जनजातीय समाज के द्वारा ललाट पर प्रयुक्त किया जाने वाला आभूषण क्या है? तो ललाट पर आपका पटवारी। क्या ललाट पर प्रयोग किया जाने वाला जो आभूषण है झारखंड की जनजातियों के द्वारा वो पटवारी है। क्या है? पटवारी है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। कहा जा रहा है जनजातियों के द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग कान में किया जाता है? किस आभूषण का प्रयोग कान में किया जाता है जनजातियों के द्वारा? तो याद रखिएगा कर्णफूल, लवंग फूल। क्या कर्णफूल, लवंग फूल तथा बीडियो। कर्णफूल, लवंग फूल तथा बीडियो ये सभी के सभी झारखंड के जनजातियों के द्वारा कान में प्रयोग किए जाते हैं। जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध कान से नहीं है? तो देखिए ताबीज का संबंध, ताबीज तो कान में नहीं लगाते बल्कि तरकुला, तरपत ये सब इन सब आभूषणों का प्रयोग कान में किया जाता है। और याद रखिएगा झारखंड के जनजाति में जो पुरुष जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो जो क्या बोलते हैं बेरा, अभी हमने देखा था कि बेरा जो है बाल में यूज करता है आभूषण के रूप में पुरुष, और उसी प्रकार से कान में जो पुरुष यूज करता है आभूषण को झारखंड के जनजातियों में उसे कुंडल कहा जाता है। और ये तरकुला, तरपत ये सब कान में यूज करता है कौन? झारखंड की जनजातियों में महिलाएं। ठीक है, जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध नाक से है? किस आभूषण का संबंध? तो देखिए एक तरह से देख सकते हैं नथ, नथुनी, छूछी, मकड़ी, नथुनी, मकड़ी, छूछी ये सब नाक में प्रयोग किया जाने वाला क्या है? झारखंड की जनजातियों में आभूषण है। झारखंड की जनजातियों के द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग हाथ में किया जाता है? किस आभूषण का प्रयोग हाथ में? तो शाखा, झुटिया, घुंघरू ये सब हाथ में किया जाता है प्रयोग, झाटा, झूठ। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है किस आभूषण का संबंध हाथ से नहीं है? किस आभूषण का संबंध हाथ से नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये, तो यहाँ पर देखिए तार साकोम का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा तार साकोम का संबंध बाह से है, लेकिन हाथ से बाह से। ठीक है, बाह में प्रयोग करते हैं, जबकि बाइकल, टिडूर, झुटिया ये सब का प्रयोग हाथ में करते हैं। और शाखा है, घुंघरू है, टिडूर, बाइकल ये सब क्या है? हाथ में प्रयोग किया जाने वाला आभूषण है। और ये तार सिकुम क्या है? बाह में प्रयोग किया जाने वाला। कहा जा रहा है कि झारखंड की जनजातियों में इनमें से किस आभूषण का संबंध गले से है? किस आभूषण का संबंध गले से है? तो देखिए हंसुली, ये तो बिल्कुल पता होगा गले से है भाई। कहा जा रहा है झारखंड की जनजातियों में इनमें से प्रचलित किस आभूषण का संबंध गला से नहीं है? किस आभूषण का संबंध गला से नहीं है? तो देखिए ये राली का संबंध गला से नहीं बल्कि हाथ से है। किसका? राली का संबंध हाथ से है। अच्छा, हाथ से क्या क्या हमने देखा? शाखा देखा, झुटिया देखा, घुंघरू देखा, बाइकल देखा, राली देखा, वहीं पर क्या देखा? लहठी ये सब। ठीक है, और याद रखिएगा हाथ में झारखंड की जनजातियों में हाथ में टिडोर जो है पुरुष पहनते हैं। क्या? हाथ में जो टिडोर है यहाँ पर हमने देखा ना, टिडोर ये पुरुष पहनते हैं। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा झारखंड की जनजातियों का वस्त्र, आभूषण ये सब। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है,
अब हम देखेंगे झारखंड के प्रमुख किले तथा राजप्रसाद। देखिए यहाँ पर हमने इसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है। जब आप प्लेलिस्ट में जाइएगा झारखंड की कला एवं संस्कृति, तो वहाँ पर आपको इसके लिए भी बहुत अच्छे से समझा करके वीडियो बनाया गया है पिक्टोरियल फॉर्मेट में। आप जब इमेजेस देख करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप इसे देख करके इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में आपको दे दिया जाएगा लिंक, वहाँ से आप देख लीजिएगा। देखिए पलामू किला कहाँ अवस्थित है, पलामू किला कहाँ अवस्थित है तो आप जानते होंगे पलामू किला नाम है क्या, पलामू किला नाम है लेकिन ये लातेहार में अवस्थित है। क्या, लातेहार में। चूंकि पलामू से लातेहार अलग हुआ है तो पलामू लातेहार गढ़वा पलामू प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है। तो पलामू किला लातेहार में अवस्थित है। क्या, पलामू किला लातेहार में अवस्थित है। पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है, पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है इसे भी आप बता लीजिएगा। ठीक है, तो पलामू किला जो अवस्थित है औरंगा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, औरंगा नदी के तट पर स्थित है। और यह भी याद रख लीजिएगा पलामू किला से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क है, यह भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था, तो पलामू किला का निर्माण कराया गया था चेरो वंश के राजाओं के द्वारा। पलामू किले का निर्माण चेरो वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। पलामू किले का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, पलामू किले का निर्माण कार्य 1619 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1619 ईस्वी में चेरो वंशी शासकों के द्वारा पलामू किले का निर्माण लातेहार में औरंगा नदी के तट पर कराया गया था। ठीक बात है। पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था, तो पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था प्रताप राय ने। किसने, पलामू किला में पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने करवाया था, जो कि चेरो वंशी शासक ही था। ठीक है, और यह भी याद रख लीजिएगा कि ये पलामू किला का निर्माण, पलामू किला में पुराने किले का निर्माण प्रताप राय, चेरो वंशी शासक प्रताप राय ने करवाया था। और ये शाहजहां के शासनकाल के आसपास का राजा था। ठीक है, शाहजहां के आसपास के शासनकाल का राजा था। ठीक ना, अब आगे देखिए। अच्छा, पुराना किला का निर्माण तो प्रताप राय ने करवाया था, और पलामू किला में नए किले का निर्माण किसने करवाया था, तो नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था। किसने, मेदिनी राय ने करवाया था, मेदिनी राय ने करवाया था। ठीक है, पलामू किला में स्थित नए किले का निर्माण किसने, मेदिनी राय ने करवाया था। अच्छा, पलामू किला का निर्माण कराने वाला चेरो वंशी राजा प्रताप राय किस मुगल शासक के समकालीन था, किस मुगल शासक के समकालीन था, शाहजहां के समकालीन था। किस मुगल शासक, शाहजहां के समकालीन था। अच्छा, पुराने किले का निर्माण कराने वाले चेरो वंशी राजा मेदिनी राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन था, तो मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन था। किसके, औरंगजेब के समकालीन था। किसके, औरंगजेब के। चलिए आगे देख लेते हैं। नए पलामू किला में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है नागपुरी दरवाजे के नाम से। नए पलामू किला जिसका निर्माण मेदिनी राय ने औरंगजेब के समकालीन था उसने करवाया था पलामू किला में। अच्छा, उसने 40 फीट ऊंचा तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को जयपुर नागपुरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, पलामू में स्थित 3 गुंबद वाले मस्जिद का निर्माण दाऊद खां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, दाऊद खान के द्वारा करवाया गया था। याद रख लीजिएगा, दाऊद खान के द्वारा 1661 ईस्वी में। कब, 1661 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए। विश्रामपुर का किला किस जिले में अवस्थित है, विश्रामपुर का किला ये भी पलामू में ही अवस्थित है। हम लोग अभी पलामू जिला में जो भी किले हैं उसको देख रहे हैं। तो विश्रामपुर का किला कहां पर है, पलामू में ही है। विश्रामपुर का किला पलामू में है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अभी हमने देखा अभी लातेहार में कौन सा किला, पलामू का किला देखा था। विश्रामपुर का किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा के द्वारा कराया गया था, तो विश्रामपुर किले का निर्माण जो है चेरो वंशीय शासक के द्वारा करवाया गया था। और चेरो वंशीय शासक किसके द्वारा, तड़वन के द्वारा। किसके द्वारा, तड़वन के द्वारा करवाया गया था। और विश्रामपुर के किला में 9 साल का काम का मतलब पूरा होने में 9 साल का काम लगा था, 9 साल का समय लगा था। ठीक है, 9 साल का समय लगा था। विश्रामपुर किले का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी, तो तड़वन ने करवाया था। मेदिनी राय ने पलामू के किले के नए किले का निर्माण करवाया था, और प्रताप राय ने पलामू किले के पुराने किले का निर्माण करवाया था। ये ठीक है, आगे देख लेते हैं। पलामू में स्थित रोहिल्लों का किला का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए पलामू में रोहिल्लों के किले का निर्माण जो करवाया था रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खां के द्वारा करवाया गया था। रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खां के द्वारा करवाया गया था। और ये पलामू के जपला के अलीनगर में स्थित है रोहिल्लों का किला, और ये मुजफ्फर खान के द्वारा करवाया गया था। मुजफ्फर खान के
अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताओ रोहिल्लों के किले की आकृति कैसी है। तो रोहिल्लों के किले की आकृति त्रिभुजाकार है। कैसा? त्रिभुजाकार है। पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पलामू में स्थित चैनपुर के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों ने करवाया था। क्या? इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों ने करवाया था और यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है। देखिए पूरन चैनपुर का किला जो क्या बोलते हैं पलामू में स्थित है। चैनपुर का किला जो कि पलामू के मेदिनी नगर में है। इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों के द्वारा करवाया गया था जो कि कोयल नदी के तट पर स्थित है। क्या? कोयल नदी के तट पर स्थित है। अब आगे देखते हैं। पलामू स्थित शाहपुर के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं कहा जा रहा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य कला की झलक मिलती है। इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य कला की झलक मिलती है। इस किले का निर्माण चेरोवंशी गोपाल राय के द्वारा करवाया गया था। इस किले का निर्माण चेरोवंशी गोपाल राय के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था इसे भी याद रख लीजिएगा, 1772 में। कब कराया गया था? 1772 में। मुगल कालीन स्थापत्य कला की झलक भी मिलती है और ये शाहपुर का किला। अच्छा, इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, बंगाल का प्रवेश द्वार इस किले को नहीं, बल्कि बंगाल का प्रवेश द्वार जो है ना साहेबगंज जिले में स्थित एक तेलियागढ़ का किला है। क्या? तेलियागढ़ का किला है, उसको कहा जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ये जो शाहपुर का किला है इसे बंगाल का प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि इस किले का निर्माण चेरोवंशी राजा गोपाल राय ने करवाया था और इसमें जो है मुगल स्थापत्य कला की झलक मिलती है। लातेहार में स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने करवाया था? लातेहार में स्थित नारायणपुर किले का निर्माण किले का निर्माण जाज दास के द्वारा करवाया गया था। जाज दास के द्वारा करवाया गया था। लातेहार स्थित नारायणपुर किले के निर्माता जाज दास कौन थे? तो ये चेरोवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे। याद रखिएगा, लातेहार में जो नारायणपुर किले का निर्माण हुआ था इसका निर्माण जाजदास ने करवाया। जाजदास ने करवाया और ये जाजदास कौन था? तो भागवत राय, चेरोवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे। ठीक है, झारखंड के में प्रसिद्ध पद्मा किला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कहा जा रहा है कि कौन सा कथन यहां पर सत्य है ये बोलना है। तो देखिए यह किला पद्मा का किला हजारीबाग में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। और इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। पद्मा के किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि पद्मा का किला जो है NH33 के किनारे स्थित है। यह पद्मा का किला NH33 मतलब नेशनल हाईवे 33 जमशेदपुर रांची वाला जो रोड है उस किनारे स्थित है। ठीक है, तो यह किला हजारीबाग में है पद्मा किला। ठीक है, और इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया। हजारीबाग स्थित बादम के किले का निर्माण किसने करवाया था? बादम के किले का निर्माण जो है रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने करवाया था। किसने? रामगढ़ का राजा हेमंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा, हेमंत सिंह। अच्छा, रामगढ़ के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रामगढ़ के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा, इस किले का निर्माण सबल रामगढ़ के किले का निर्माण, देखिए बादम का किला हजारीबाग में था, रामगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? सबल राय ने करवाया था। किसने? सबल राय ने करवाया था। और इस सब किले की बनावट मुगल शैली से प्रभावित है। इस किले का निर्माण जो बनावट है वो मुगल शैली से प्रभावित है। और इस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। बिल्कुल गलत। ठीक है, लेकिन यह भी याद रख लीजिएगा कि झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो झारखंड का हम्पी गुमला में स्थित है एक किला जिसे नवरत्नगढ़ महल कहा जाता है या फिर दोईसा का किला कहा जाता है। याद रखिएगा, गुमला में दोईसा का किला है। क्या? दोईसा का किला है या फिर उसे आप कह सकते हैं नवरत्नगढ़ महल। नवरत्नगढ़ महल, मैंने इसे बहुत डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। नवरत्नगढ़ महल एक बार आप देख लीजिएगा, सारे के सारे एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। वैसे एमसीक्यू देखेंगे तो भी आपसे सारे के सारे प्रश्न लगेंगे। ठीक है, तो नवरत्नगढ़ महल या फिर दोईसा का किला, इसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है। तो यहां से बिल्कुल गलत हो जाएगा कि जो रामगढ़ का किला को कहा जाता है झारखंड का हम्पी, बिल्कुल गलत। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए, रामगढ़ स्थित गढ़बांध किला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? रामगढ़ में स्थित है गढ़बांध किला। ठीक है, अच्छा, इस किले का निर्माण किसने करवाया था? रामगढ़ राजवंश के हेमंत सिंह ने करवाया था। बिल्कुल सही बात है, हेमंत सिंह ने करवाया था।
इस किले का निर्माण हेमंत सिंह के द्वारा अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय करवाया गया था। याद रखिएगा, कौन? रामगढ़ में स्थित है गढ़बांध का किला, और इस किले का निर्माण हेमंत सिंह ने कब करवाया था? तो अपनी राजधानी जब ये बादम से रामगढ़ स्थानांतरित कर रहा था तब करवाया था। ठीक है, और इस किले में राजा राम मोहन राय ने 1805 ईस्वी में यात्रा भी करी थी। बिल्कुल सही बात है। चलिए, कुंडा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? कुंडा का किला झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है। कहां पर? कुंडा का किला चतरा जिले में स्थित है। और कुंडा के किले का कतरासगढ़ का, चलो ये तो हो गया कुंडा का किला। अच्छा, कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो कतरास का किला जैसा नाम से पता चल रहा है, कतरास धनबाद, ठीक है, तो धनबाद में है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कतरासगढ़ का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, कतरासगढ़ का किला कटनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कटनी नदी के किनारे स्थित है, बगमारा प्रखंड में। ठीक है, बगमारा ब्लॉक में कटनी नदी के किनारे कतरासगढ़ का किला स्थित है। पंचकोट का किला, पंचकोट का किला कहां पर है? तो धनबाद में है। कहां? पंचकोट का किला धनबाद में पंचेत पहाड़ पर स्थित है। कहां पर? पंचेत पहाड़ पर स्थित है पंचकोट का किला, इसीलिए पंचेत पहाड़ धनबाद। पंचकोट का किला किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो कहां पर? पंचेत पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, धनबाद में। पंचकोट के किले का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा, गोवंशी शासक ने पंचकोट के किले का निर्माण करवाया था, जो कि पंचेत पहाड़ी पर स्थित है। पंचकोट के किले का निर्माण गोवंश के किस शासक ने करवाया था? पंचकोट के किले का निर्माण गोवंश के किस शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा, ये था आपका गोमुखी। पंचकोट के किले का निर्माण गोवंशी शासक गोमुखी ने करवाया था। गोवंशी शासक गोमुखी ने करवाया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित है। पंचकोट की किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित है, यानी कि कब इसका निर्माण हुआ था, ये क्या अंकित है? तो 1600 ईस्वी। क्या? 1600 ईस्वी। पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण की तिथि 1600 ईस्वी अंकित है। कहा जा रहा है पंचकोट के किले का निर्माण किस आधार पर हुआ है? तो देखिए, पंचकोट के किले का निर्माण इस आधार पर हुआ है कि ये 5 दीवारों से घिरा हुआ है, और इस कारण इसका नाम पंचकोट पड़ा है। 5 दीवार यानी कि 5 कोटों से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए, झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? झरियागढ़ महल नाम से पता चल रहा है धनबाद में अवस्थित है। धनबाद में अवस्थित है। ठीक है, झरियागढ़ महल धनबाद में स्थित है। अब आगे देख लेते हैं कि झरियागढ़ महल के बारे में तो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि जो कहाँ है, हाँ, किसका किला है ये भाई? ये रातू का किला है। ठीक है, रातू का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो रातू का किला झारखंड के रांची में अवस्थित है। कहां पर? झारखंड के रांची में अवस्थित है। रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? रातू के वर्तमान किले का निर्माण 1870 ईस्वी में। याद रखेगा, रातू के वर्तमान किले का निर्माण 1870 ईस्वी में नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव के द्वारा करवाया गया था। क्या? नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव के द्वारा करवाया गया था। रातू के वर्तमान किले का निर्माण 1870 ईस्वी में। ठीक है, 1870 ईस्वी में उदयनाथ शाहदेव के द्वारा करवाया गया था। रातू के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रातू के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस किले का निर्माण एक अंग्रेजी ठेकेदार के द्वारा किया गया था। इसी कारण से रातू के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का भी प्रभाव दिखता है, जिस किले का निर्माण 1870 में नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए, कहा जा रहा है तिलमी का किला। क्या? तिलमी का किला। किसका किला? तिलमी का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तिलमी का किला खूंटी जिले के कर्रा में स्थित है। याद रखिएगा, तिलमी का किला खूंटी जिले के कर्रा में स्थित है। खूंटी जिले के कर्रा में स्थित है तिलमी का। तो हमने क्या देखा? तिलमी का किला देखा, रातू का किला देखा। ठीक है, उसके पहले चलिए, खूंटी में तिलमी के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इस किले का निर्माण एक नागवंशी ठाकुर क्या बोलते हैं, नागवंशी ठाकुर के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल सही बात है, नागवंशी ठाकुर के द्वारा 1737 ईस्वी में। कब? 1737 ईस्वी में खूंटी स्थित तिलमी के किले का निर्माण करवाया गया था। और क्यों? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए करवाया गया था। बिल्कुल सही। दोईसा का किला, अगला क्या आ जाएगा? दोईसा का किला जो भी हमने देखा था, झारखंड की हम्पी। दोईसा का किला नवरत्नगढ़ जो बोल लीजिए, तो दोईसा का किला गुमला में स्थित है। कहां पर? दोईसा का किला गुमला में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है गुमला में स्थित दोईसा के किले को
अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो नवरत्नगढ़ का किला के नाम से जाना जाता है, नवरत्नगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। गुमला स्थित दोइसा के किले का निर्माण किसने करवाया था? गुमला में जो दोइसा का किला है इसका निर्माण दुर्जन साल ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? दुर्जन साल ने। गुमला स्थित दोइसा के किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था, इस गुमला स्थित दोइसा के किले का निर्माण कब कराया गया था भाई? तो ये कराया गया था 1585 में। कब? 1585 ईस्वी में दोइसा किले के किले, नवरत्नगढ़ के किले का निर्माण दुर्जन साल के द्वारा गुमला में 1585 ईस्वी में करवाया गया था। दोइसा के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोइसा के किले के बारे में, इसे 5 मंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया था। दोइसा का किला, नवरत्नगढ़ का किला, इस भवन का निर्माण कंगूरा शैली में किया गया था। किसके लिए? किस शैली में? कंगूरा शैली में इस भवन का निर्माण किया गया था। यह भवन दांतेदार परकोटों, दांतेदार दीवारों से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ये सभी के सभी सही बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है दोइसा के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोइसा के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, दोइसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटे से करवाया गया था। बिल्कुल सही बात है, दोइसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटे से करवाया गया था। कंगूरा शैली में करवाया गया था। दुर्जन साल के द्वारा 1585 में करवाया गया था। दोइसा के किले को नवरत्नगढ़ का किला भी कहा जाता है। गुमला में है ये महल, ये सब हमको याद हो गया। दोइसा के किले का मंदिर का निर्माण किया गया था। दोइसा के किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, लेकिन हालत अभी भी जर्जर है। आप जाकर के देखिएगा गुमला में। इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? तो दोइसा के किले को। किसे? दोइसा के किले को। अब पालकोट का राजमहल इनमें से किस जिला में अवस्थित है? पालकोट का राजमहल गुमला में स्थित है। कहां पर? गुमला में स्थित है। गुमला में पालकोट के किले का निर्माण किसने कराया था? गुमला में पालकोट के किले का निर्माण किसने कराया था भाई? तो पालकोट के किले का निर्माण यदुनाथ शाह ने करवाया था। नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? नागफेनी का किला किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह भी याद रख लीजिएगा, नागफेनी का किला जो है वो आपके सिसई में स्थित है। कहां पर? नागफेनी का किला सिसई में स्थित है। कहां पर? सिसई में स्थित है। याद रख लीजिएगा, नागफेनी का किला। और सिसई कहां पर है भाई? तो गुमला में है। कहां पर? गुमला में है। सिसई गुमला में है, तो नागफेनी का किला ऐसे गुमला में है। नागफेनी के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नागफेनी के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कौन सा कथन यहां पर असत्य है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, यह किला झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में स्थित है। अभी हमने देखा नागफेनी का किला गुमला के सिसई में स्थित है, तो पहला ही गलत लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, इस किले में एक पत्थर पर एक राजा, उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते के साथ चित्र अंकित है। याद रखिएगा, इस किले में एक पत्थर पर एक राजा, उसकी 7 रानियां तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। बिल्कुल सही बात है, तो यहां ये देख लीजिएगा, यही वाला है। ठीक है। जैतगढ़ का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? जैतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। कहां पर? पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। जैतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। ठीक है। और जैतगढ़ का किला कहां पर? बैतरनी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर भाई? बैतरनी नदी के किनारे स्थित है जैतगढ़ का किला। और किसने इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पोरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह ने। किसने? काला अर्जुन सिंह ने। पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? काला अर्जुन सिंह ने। किसने? काला अर्जुन सिंह ने। जैतगढ़ का किला किस नदी के किनारे स्थित है? बैतरनी नदी के किनारे। जगन्नाथ का किला इनमें से किस जिला में अवस्थित है? जगन्नाथ का किला किस जिले में अवस्थित है? जगन्नाथ का किला। ठीक है, तो जगन्नाथ का किला बोल लीजिए या फिर पोरहाट का किला बोल लीजिए। ठीक है, तो ये भी पश्चिमी सिंहभूम में। अभी हमने देखा जैतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में, हम देख रहे हैं जगन्नाथ का किला या फिर पोरहाट का किला, ये पश्चिमी सिंहभूम में है। तो जगन्नाथ के किला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पोरहाट के किले के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में जो जगन्नाथ का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। पोरहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने पश्चिमी सिंहभूम में जगन्नाथ के किले का निर्माण करवाया था। चक्रधरपुर की रजवाड़ी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चक्रधरपुर की रजवाड़ी का निर्माण 1910-1920 के ईस्वी बीच करवाया गया था। ठीक है, ये भी सही है। इसका निर्माण नरपति सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो नरपति सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये नरपति सिंह कौन था? तो अर्जुन सिंह का पुत्र था, अर्जुन सिंह का बेटा था।
ठीक है, नरपति सिंह, और इसी के द्वारा करवाया गया था किसका, चक्रधरपुर की राजवाड़ी का निर्माण। इसका निर्माण राजमहल की ईंटों से कराया गया था। तो चक्रधरपुर की राजवाड़ी का निर्माण राजमहल की ईंटों से करवाया गया था। बिल्कुल सही बात है। किसानगढ़ का किला, किसानगढ़ का लास्ट क्या है, किसानगढ़ का सिला, ये भी पश्चिमी सिंहभूम में है। कहां पर, ये भी पश्चिमी सिंहभूम में है, किसानगढ़ का सिला। अब देखिए किला, तेलियागढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर है, तो तेलियागढ़ का किला साहेबगंज के राजमहल पहाड़ी में स्थित है। तेलियागढ़ का किला, क्या, तेलियागढ़ का किला। तेलियागढ़ के इस किला के संबंध में कौन सा कथन और सत्य है, तो तेलियागढ़ के किले के बारे में ऐसे तेलियागढ़ के किले को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। इस किले का निर्माण मुगल काल में कराया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। अच्छा, इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो शाहजहां ने इस किले को नष्ट नहीं किया था, याद रखिएगा। तेलियागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने, तेलियागढ़ के किले का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था, तो ये भी याद रख लीजिएगा। चीनी यात्री वेनसांग ने तेलियागढ़ के किले का जिक्र किया था। ठीक है, चीनी यात्री वेनसांग ने। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो इतना ही है इसमें, मतलब झारखंड के राज्य जिले और महल और राजप्रसाद। हम लोग अब अगले क्लास में आगे के वीडियो को देखेंगे। ठीक है, आज थोड़ा कुछ काम है, हम जल्दी ही, आज ही हो सके तो, और नेक्स्ट इसका वीडियो रात तक आएगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, अच्छे से एमसीक्यू को सुनते रहिए, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा है। ठीक है, 30 दिन, तो 30 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग सेट मारते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम से 5-7 दिन पहले तक सेट मारते रहेंगे। परेशान नहीं होना है, जितना करवाया गया है पहले उसको रिवाइज कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा है, पूरा अभी झारखंड की कला एवं संस्कृति करके मिसेलेनियस वाला देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पहले कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए परेशान नहीं होना है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, सुनना है, उसके बाद कहीं से आपको सेट लगाना है। और टेस्ट लगाने की जहां तक बात है, तो हम जल्दी ही बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के सामने आने वाले हैं। 1 तारीख से वो चीज़ अनाउंस करेंगे अभी थोड़ी देरों में, आज या कल तक में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले